हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में आप आवेश के प्रभाव को तीव्रता के द्वारा मेजर कर रहे थे और सेकंड चैप्टर में आवेश के प्रभाव को हमने विभव या विभवांतर के द्वारा समझा। मतलब ये तीव्रता और विभवांतर दोनों जो राशियां हैं वो हमको आवेश के प्रभाव को ही समझा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो तीव्रता और विभवांतर में कुछ तो रिलेशन होगा ही। अगर ये दोनों उसी आवेश से संबंधित हैं तो बस यही चीज जब हमारे दिमाग में घर कर गई तो फिर ये डेरिवेशन हमने तैयार कर लिया है। हम इस डेरिवेशन में सीखेंगे कि तीव्रता और विभवांतर में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चित्र में, ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया है। ये परस्पर समांतर बल रेखाएं खींची, लिख दिया एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। तो ये हो गई हमारी तीव्रता। तो यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता है वेक्टर ई। अब विभवांतर चाहिए, तो विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। तो हमने कोई दो बिंदु माने, एक बिंदु माना ए, दूसरा माना बी। अब बी और ए, इस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी dx है। मतलब ए से dx दूरी आगे बढ़ने पर हमको बिंदु बी मिलेगा। अब इनका विभव कितना होगा, तो आप चित्र में देख पा रहे हैं बी का विभव माना है मैंने v और b से ज्यादा विभव माना है a का, जो कितना है v प्लस dv। अब बात ये आती है कि a के विभव को ज्यादा क्यों माना गया, तो बहुत सिंपल आंसर है। जब हमने बिंदु आवेश के कारण विभव वाला डेरिवेशन सीखा था तो वहां हमने सीखा कि जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी बढ़ने से विभव घट जाता है। तो जब हम A से आगे बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ते 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 जब हम B पर पहुंचे तो dx दूरी बढ़ गई। तो A से यदि B तक पहुंचने पर दूरी बढ़ जाती है तो A से B तक पहुंचने पर विभव घट जाएगा। अब कितना घटेगा, तो हमने चूंकि दूरी dx मानी है तो इस विभव के अंतर को भी हमने d भी मान लिया। इसलिए B का विभव अगर v है तो इस v से dv ज्यादा हमने a का विभव माना, v प्लस dv, ताकि दोनों का अंतर कितना हो जाए dv। तो आपके पास a और b दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी dx और उनके बीच के विभव का अंतर dv। तो विभवांतर हो गया dv, तीव्रता हो गई e। अब हम तीव्रता और विभवांतर में रिलेशन देखेंगे। तो यही सब कुछ यहाँ पर डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैंने थ्योरी में लिखा है। देखो चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है जिसमें कोई दो बिंदु ए व बी हैं जिनके विभव क्रमशः v प्लस dv व v है तथा इनके बीच की दूरी dx है। अब इनके बीच रिलेशन निकालना है। तो विभवांतर का हम जो फॉर्मूला पढ़ते आए हैं वो होता है विभवांतर va माइनस dv इज इक्वल टू वर्क डन। कहां से कहां तक वर्क डन करना है, तो इस Q नॉट परीक्षण धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो आपको यदि विभवांतर ज्ञात करना है तो फिर ये कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब आपने इस बिंदु B पर ये परीक्षण धनावेश की भी कल्पना करनी पड़ेगी। तो यही हमने यहाँ लिखा है, यदि बिंदु B पर परीक्षण धनावेश Q नॉट रखा जाए तब Q नॉट परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। तो E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पे लगने वाला बल Q ही होता है। तो यहाँ आवेश था Q नॉट, तो गया Q नॉट E। अब इस बल की दिशा कहाँ होगी, क्योंकि ये धनावेश है और आप जानते हैं धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा तीव्रता की दिशा में होती है, लिख दिया हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो यहां तक हम ये समझे यदि इस बिंदु B पर परीक्षण धनावेश Q नॉट रखेंगे तो उस पर बल कहाँ लगेगा, तीव्रता की दिशा में।
लेकिन हमको कार्य कौन सा करना है, तो हमको तो इसके अपोजिट चलना है क्योंकि बी से ए जाना है। तो अब इस परीक्षण धनावेश जो Q0 है जिसको हमने बी पर रखा है उसको हम बी से ए तक लाने वाले हैं। चलिए लिखते हैं फिर। तब परीक्षण धनावेश Q0 को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बिंदु बी से ए तक dx दूरी, क्योंकि बीच दूरी कितनी है dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो वर्क कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dx बल इंटू विस्थापन। तो आप जब इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो जाएगा एफ dx cos थीटा, यहाँ एफ आपका बल है, dx वो विस्थापन है जो हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया है, और जो थीटा है वो एफ और dx के बीच का एंगल है, बीच का कोण है। तो देखो बल की डायरेक्शन थी ए से बी, तीव्रता की दिशा में, विस्थापन की डायरेक्शन बी से ए है, मतलब इसके अपोजिट। तो विपरीत सदिश के बीच का एंगल कितना होता है 180, इसलिए थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1 आई, इसलिए हो गया -f dx। अब ये इतना सारा यदि आप नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं -f इंटू dx। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में हमने कार्य को 3 प्रकार से समझा था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जिसमें हम जानते हैं कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन बल के लेते हैं तो कार्य जो होता है वो नेगेटिव कार्य होता है, नेगेटिव वर्क होता है, इसलिए वो माइनस का f इंटू dx आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। और ये आता कैसे, ये तो आप समझ ही गए। f की वैल्यू लिख दो आप Q0 इंटू E। अब ये आपके पास जो वर्क आपको मिल गया, इसको उठाकर हम रखेंगे विभवांतर वाले फॉर्मूले में। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W, B टेंस टू A अपॉन Q0। ये वैल्यू लिख दी आपने W की, तो माइनस Q0 E dx अपॉन Q0 कैंसिल होना है। VA की वैल्यू थी V प्लस डी भी, देखो ये चित्र में लिखी थी हमने, VB की वैल्यू थी V, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बच गया डी भी, ये कैंसिल आउट हुए तो यहाँ बचा माइनस के E dx। तो E की वैल्यू बनाओ तो dx को ट्रांसफर करो, माइनस को ट्रांसफर करो, तो E इज इक्वल टू माइनस डी भी अपॉन dx। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको विभव दिया गया है तो आप उसका दूरी के सापेक्ष यदि अवकलन कर देते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दूरी के सापेक्ष, तो आपको तीव्रता मिल जाती है। यही तीव्रता और विभवांतर में रिलेशन है। या तीव्रता में दूरी का इंटू कर दे तब भी विभवांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो dv अपॉन dx है, इस राशि को बोला जाता है विभव प्रवणता। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए, जब भी किसी भी राशि के बटे में, या ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये दूरी होती है, तो ये प्रवणता कहलाती है। अभी विभव के बटे में दूरी है, इसलिए विभव की प्रवणता हुई। तो ये जो विभव प्रवणता है, आप चित्र में देख पा रहे हैं, चित्र नहीं सॉरी, इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं कि dv जो है वो तो विभवांतर है, अदिश राशि, लेकिन नीचे ये जो विस्थापन है ये सदिश राशि, इसलिए सारी जो टर्म बनी dv अपॉन dx वो वेक्टर क्वांटिटी हुई। यदि हम ऐसे भी नहीं समझते तो ऐसे समझे, देखो dv अपॉन dx की वैल्यू किसके बराबर है, E के। अब E कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए dv अपॉन dx भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये चिन्ह है माइनस का, अगर ये भी सदिश है, ये भी सदिश है और चिन्ह है विपरीत, ये माइनस वाला, तो इसका मतलब इन दोनों की दिशाएं अपोजिट होंगी। तो जो विभव प्रवणता होती है वो एक सदिश राशि है, लेकिन इसकी दिशा तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है। अब तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, तो हमने देखा है धनावेश से ऋणावेश की ओर तीव्रता होती है, तो उसके विपरीत विभव प्रवणता मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर, या
ऋणावेश का विभव निम्न विभव माना जाता है, धनावेश के विभव को उच्च विभव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो ये जो राशि थी E = माइनस dV/dx, तो हमने dV/dx को बोल दिया विभव प्रवणता। तो जो तीव्रता है वो विभव प्रवणता के बराबर तो है, लेकिन इसमें आपको माइनस का इंटू करना पड़ता है। तो ये माइनस का जो साइन है ये दो सदिश राशियों के बीच में आने से विपरीत दिशा दिखाने लगता है। इस कारण हमने विभव प्रवणता की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत माना। अब अगर कोई आपसे पूछे बताओ विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होगी, इसको परिभाषित कीजिए, तो आप कह सकते हैं दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, क्योंकि इस विभव के बटे में दूरी है। तो ये दूरी के सापेक्ष की गई गणना है, इसलिए दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसको इसी डेफिनेशन को और अच्छे से गंभीरता से देखें तो एक एक चीज, एक एक शब्द देखिए। भी विभव डी लग गया तो परिवर्तन, ये हो गया विभव में परिवर्तन। dx मतलब आपकी दूरी, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन बटे में है तो दर। अब आप समझ रहे होंगे परिभाषा। तो इस प्रकार विभव प्रवणता की डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, तो आप ध्यान से देखिए। E = माइनस dV/dx अभी हमने निकाला है। यहां से यदि मैं विभवांतर की वैल्यू निकालूं जाएगा dV = माइनस E/dx, इसका त्रियक गुणा कर दिया है। तो अब अगर मैं V की वैल्यू निकालना चाहूं तो आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dV का बन जाएगा V और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E/dx। अब E और dx दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, विभव अदिश राशि है, तो दो सदिश राशियों का इंटू करने पर अदिश राशि कब आएगी, जब ये डॉट प्रोडक्ट होगा, अदिश गुणनफल होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर dx। हमारे पास ये एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, या नया रिलेशन हमको मिल गया विभव और तीव्रता में। अब ये रिलेशन हमको एक नई चीज बताएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं यहाँ E की वैल्यू को 0 कर दूं, अगर ये 0 हो जाए तो 0 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपका नियतांक आंसर आता है। इसका मतलब यदि तीव्रता 0 है तो विभव 0 नहीं है, बल्कि विभव नियत राशि है। तो तीव्रता 0 होने पर भी विभव 0 होगा ये जरूरी नहीं है। अब ये कंडीशन हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो जब आप किसी भी चालक में देखें, चाहे वो खोखला चालक हो, ठोस चालक हो, तो आप जानते हैं किसी भी चालक के अंदर तीव्रता 0 होती है, लेकिन विभव 0 नहीं होता, बल्कि उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। तो इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि जो ये हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रहा था कि E 0 होने पर भी V 0 नहीं है, तो व्यवहार में भी संभव है। अब दूसरी आती है, क्या V 0 होने पर E 0 हो सकता है? तो फिर बिल्कुल देखिए, यहां रख दो आप V की वैल्यू 0, E की वैल्यू 0 हो ही जानी है। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल कहाँ है? तो ऐसा एग्जाम्पल है कोई भी अनावेशित चालक। यदि चालक पर कोई आवेश नहीं है तो तीव्रता 0 होगी। अगर तीव्रता 0 होगी तो उसका विभव भी 0 होगा। तो इस प्रकार ये दोनों कंडीशन जो हमको इस फॉर्मूले को सॉल्व करके मिल रही हैं, वो वास्तव में हमारी व्यवहारिक कंडीशन है। तो ये दो इंपोर्टेंट चीज हमको मिली कि तीव्रता 0 होने पर भी विभव 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही तीव्रता यदि 0 है तो यह हम देखा था कि विभव 0 नहीं था, लेकिन यदि विभव 0 है तो तीव्रता 0 होगी। अब देखिए, ये जो आपको रिलेशन मिला, ये आपको तीव्रता का एक नया फॉर्मूला भी दे गया। डी भी विभवांतर था जिसका SI यूनिट वोल्ट होगी, dx दूरी है, SI यूनिट मीटर,
तो तीव्रता की एसआई यूनिट एक और बन गई क्या, वोल्ट पर मीटर। तो तीव्रता की हमारे पास जो यूनिट थी वो थी न्यूटन पर कूलाम। अब यहां से हम समझने लगे कि एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है। अब फ्रेंड्स एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि ये भी पेपर में पूछी जाती है। देखिए यहां से हमने रिलेशन लिया है, इसका इंटू कर दिया, तो dv इज इक्वल टू वैक्टर ई डॉट dx या dv इज इक्वल टू ई dx कॉस थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 90 हो तो कॉस 90 0, तो dv की वैल्यू 0 होगी। अब ये समझिए क्या हुआ है, E और dx, E क्या चीज है, तीव्रता, dx क्या चीज है, हमारा विस्थापन, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब तीव्रता की दिशा और dx जो विस्थापन है इसकी दिशा के बीच का कोण। तो यदि इन दोनों की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री हो, इसका मतलब यदि हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत विस्थापित करें, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत ले जाएं, तो विभवांतर 0 होने से किया गया कार्य भी 0 होगा। विभवांतर का फॉर्मूला कार्य पे डिपेंड करता है ना। विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही तो है। तो यदि विभवांतर 0 है तो कार्य 0। तो ये बहुत इंपोर्टेंट चीज हमको मिली कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? देखिए इसको चित्र में समझने का प्रयास करिए। अभी ये जो दो बिंदु हमने लिए थे, ये ऐसे लिए थे कि A से dx दूरी आगे जाने पर B आता है। अब हम ऐसा लें कि A और B को एक के ऊपर एक लें, मतलब A से हम ऊपर की तरफ चलें dx दूरी, जिससे बिंदु B आ जाए। यदि ये बिंदु B A के जस्ट ऊपर होगा तो जो विभव A का है वही विभव B का भी होगा। तो अगर दोनों के विभव समान हैं, इसका मतलब इसमें विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, या इन दोनों के विभव का अंतर 0 है। अब यहां देखिए, यदि ये विभवांतर 0 हो जाए तो इस फॉर्मूले से वर्क W की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। तो यही मैंने आपको अभी समझाया कि यदि आप किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके लंबवत ऐसे इस प्रकार ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत ले जाएं तो किया गया कार्य 0 होता है। फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको एक बार फिर दोबारा से टॉपिक को पढ़ें, आराम से देखें, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कई सारी इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको इस टॉपिक में समझाई हैं। इनको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से मेंशन कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।